नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काफ़ी सारे सवाल वगैरह किए थे, और उसके बाद अब हम आगे की जानकारी लेंगे। तो देखिए, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमें शो करता है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि फैराडेज लॉ में बताया गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, और इस डी फाई बाई डी टी को हम लोग ए इंटू डी वी बाई डी टी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पे आप देख सकते हैं डी वी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने लेंज लॉ में पढ़ा है इन सब चीज़ों को, मैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड रूल जो फैराडे के दिए गए हैं उसके आधार पर। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है माइनस डी फाई बाई डी टी है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजिंग होगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग बहुत तरह से हो सकती है, उनमें से एक तरीका आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का चेंज होना भी है ना। और बहुत सारे केसेस को हमने डील किया पीछे के वीडियो लेक्चर्स में, तो आपने आई होप कि वो सब कंप्लीट कर लिया होगा। सो आगे आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर वेरिएशन होता है एक फील्ड में तो वो दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेरिएशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और एट द सेम टाइम वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। और ये हमने कहाँ पर पढ़ा है इसके बारे में, तो एज डिस्कस्ड इन मैक्सवेल एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। हमने एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ की बात की थी बिल्कुल करंट के शुरुआती दौर में ही। उसमें हमने ऐसा कुछ फार्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज लूप है तो इसको क्लोज लूप कर दिया, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट में आपको आई सी प्लस आई डी लिखना होता है। आई सी हमारा होता है कन्वेंशनल करंट जो कि वायर के थ्रू बहता है, और आई डी हमारा होता है एक डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं इसको, जिसमें वायर्स की जरूरत नहीं होती, ये स्पेस में भी आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, वेयर आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव में आप और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो इस आई डी की वैल्यू क्या होती है, तो ए इंटू एप्सिलन नॉट देन डी ई बाई डी टी। ए इंटू एप्सिलन नॉट डी ई बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसमें एप्सिलन नॉट लगा दीजिए, उस हिसाब से इसकी वैल्यू आती है आई डी की। ठीक है, तो ए इंटू एप्सिलन नॉट डी बाई डी टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है डी बाई डी टी, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी, तो आपका वो एक करंट को प्रोड्यूस करेगा। करंट प्रोड्यूस करेगा मतलब कि वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, है ना। और करंट आ गया तो फिर क्या वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फार्मूले से कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा है, राइट साइड में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन आईडी की जगह चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो अगर कहीं कन्वेंशनल करंट जीरो हो जाए, मतलब स्पेस में कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर्स के बीच में दोनों प्लेट के बीच में आईसी की वैल्यू जीरो होती है, तो वहाँ पर सिर्फ आईडी ही काम करेगा, और आईडी की वैल्यू फिर आप लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर जो है उसके प्लेट्स जो है उसके बीच में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैरी करता है तो वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है, और इस हिसाब से वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि अगर कहीं पर वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। वही है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में डिस्कस किया जाता है। और चूंकि मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इसको ओवरऑल बोला जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर आपने ये भी पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज, जब चार्ज पार्टिकल हम जानते हैं कि वो मोशन में रहता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो उसमें भी हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू। अब चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ जाएगी। तो
तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ गया तो स्पेस में किसी भी जगह आप लेंगे तो वहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशंस आएगी और वो आप वहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ/4π q × v × r बाई आर क्यू के रूप में दिया जाता है। ये भी डिस्कस किया जा चुका है पीछे के लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो कहने की बात ये हो गई कि ओवरऑल यही समझ में आता है कि अगर कहीं पर भी एक फील्ड वेरी कर रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में से, तो वो दूसरे को क्रिएट कर दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वेरिएशन आती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेरिएशन आती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ये जो भी वेरिएशन है अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से ये गवर्न करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप ऐसा कह सकते हो, इन जनरल फैराडेज लॉ कैन बी स्टेटेड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन एनी रीजन और ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में, वेदर और नॉट ए कंडक्टिंग वायर और मटेरियल मीडियम इज प्रेजेंट। कोई कंडक्टिंग वायर हो या कोई मटेरियल मीडियम वहाँ प्रेजेंट हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एकदम वैक्यूम में भी ये बात होती है कि किसी भी स्पेस में वेरिएशन है देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। एंड द लॉ इज वेरी मच ट्रू इफ द फील्ड्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या कहने का हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम है। मतलब एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों आपस में ट्रू है। एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड द लॉ इज वेरी मच ट्रू इफ द फील्ड्स आर इंटरचेंज्ड, बट इन बोथ द केसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड, दोनों ही केस में जो भी इंड्यूस्ड फील्ड के स्ट्रेंथ होंगे, जो फील्ड क्रिएट हुआ है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ अनदर फील्ड, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करती है इस बात पर कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड है ना, जिसके वेरिएशन के वजह से दूसरा क्रिएट हो रहा है, तो वो वेरिएशन किस रेट से आ रहा है, वो रेट जितना फास्ट होगा दूसरे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बनेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा, जो इंड्यूस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वेरिएशन बहुत फास्ट हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जो होगी, जो जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड दे ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये भी एक काम की बात होती है कि जो भी ये दोनों फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने एक में वेरिएशन की वजह से दूसरा क्रिएट हुआ, तो ये दोनों फील्ड का जो वेरिएशंस होता है उसके जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ओवरऑल समरी यहाँ से यहाँ तक यही हुआ कि एक वेरिएबल फील्ड दूसरे वेरिएबल फील्ड को क्रिएट कर देता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो आप इस फॉर्मूले का सॉरी हेल्प ले सकते हैं, जो फैराडे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन है। EMF इंड्यूस इज -a dV/dt। EMF जहाँ पर है मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, करंट मौजूद है। और अगर आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में B.dl बराबर μ0 इंटू आई नेट, और आई नेट में अगर आपने IC को 0 रखा है मतलब वहाँ कोई वायर के थ्रू, मटेरियल मीडियम के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्पेस में है, ID है, तो वहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट d/dt। ये याद रखेंगे, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट d/dt, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅/dt, जहाँ फाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इस A को यहाँ गुना कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से कहीं पर मोशन में हो तो कोई r पोजीशन वेक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो μ/4π q × v × r/r³ के हिसाब से होता है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो स्पेस के हर पॉइंट के लिए आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेरी होता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग
क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? हियर वी आर कंसर्न विथ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होगा जो कि प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम उस पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो फैराडे के सेकेंड लॉ से या लेंज रूल से हम समझे हुए हैं पहले भी। तो हमें पता है कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे के सेकेंड लॉ से, आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, माइनस ए एरिया जहाँ अगर फिक्स है कॉइल का, तो डी बाई डी टी। तो उस रीजन में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस माइनस ए डी बाई डी टी होगा। और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हो यहाँ पे किसी क्लोज लूप के लिए अगर डेल्टा वी की बात करें तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। क्लोज लूप की बात करते हैं इसलिए इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सर्किल कर देते हैं। तो हम जानते हैं ना कि जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, इस तरह के फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो डेल्टा वी निकालेंगे, ई डॉट डेल आर आ जाएगा, तो उसी पर आधारित है। डेल आर को डेल एल कह रहे हैं, डी एल कह रहे हैं, और ये माइनस साइन के साथ ही चला आता है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, और वही पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ कह सकते हो, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। अगर हम इसको किसी क्लोज लूप के लिए लिखें तो यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोज लूप के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये भी ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ इंड्यूस्ड है। तो अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी क्लोज लूप के लिए वैलिड हो, जैसा कि सिचुएशन दिया हुआ है, हम लोग एक क्लोज लूप ले रहे हैं, एक मेटालिक रिंग ले रहे हैं, है ना, मेटालिक वायर ले रहे हैं इस तरह से, जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है जो कि समय के साथ बढ़ता जा रहा है, dB बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो लेंज रूल से या फिर फैराडे के सेकेंड लॉ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो उसी हिसाब से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जनरेट होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज करंट को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? तो देखो क्रॉस है, क्रॉस बढ़ता जा रहा है, तो नहीं चाहेगा क्रॉस बढ़े, तो डॉट के हिसाब से एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब इसमें अगर एक करंट आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो करंट आ गया तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर डायरेक्शन है करंट का उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन भले उल्टा चलेगा इसके अपोजिट, लेकिन हम लोग जिधर करंट होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं सर्कुलर बिहेवियर का इस तरह से आ जाएगा, इस जगह पे डायरेक्शन ऐसा टेंजेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया। अब आपको अगर इसमें देखिए गौर से, तो अगर आप एक लूप में चलते हैं तो यहाँ भी आपको एक वर्क डन काउंट होगा, एक डेल्टा भी ईएमएफ काउंट हो जाएगा, उसी का कैलकुलेशन है। क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। देखिए किसी चार्ज के सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पर के स्पेस में अगर आप घूम फिर के सेम पोजीशन पर आ जाओगे किसी चार्ज को लेकर के, तो वर्क डन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस लूप में किसी चार्ज को लेकर मोशन में आए हैं तो यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी अगर वो निकालना है तो हम लोगों को इस तरह के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ई डॉट डी एल यहाँ पे फिलहाल इन दोनों को साथ में देखिए, ये भी एक तरह का डेल्टा वी है, कितना ये वाला आ गया फार्मूला, और ईएमएफ इंड्यूस जो है फैराडे के सेकेंड लॉ से उसका ये फार्मूला आ गया। तो दोनों को मिला के हम यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज ए इंटू डी बी बाई डी टी। आपको क्वेश्चन में डी बी बाई डी टी दिया हुआ रहेगा, आप सीधा सीधा उसमें जो भी एरिया होगा अंदर का उसमें ये वाला एरिया आप मल्टीप्लाई करो और ई डॉट डी एल के साथ आप उसको क्लोज लूप में इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज वगैरह आएगी या ई डॉट डी एल की जो भी वैल्यू आएगी वो आपको ईएमएफ की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यही ई है। तो उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस तरह के फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो इसके बारे में यही जानना है सॉरी कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा और सर्कुलेटिंग बिहेवियर का होगा। इस सर्कुलेटिंग बिहेवियर भी मस्ट है यहाँ पे। हैंस वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन सच क्लोज लूप, चूंकि नॉन कंजर्वेटिव है इसीलिए क्लोज लूप में जो भी आप चार्ज को लेकर के जाएंगे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। एंड द करंट डेवलप्ड ऑन द मेटालिक सर्फेसेस, ये मेटालिक सर्फेस पर जो करंट आपका चलेगा सर्फेसेस ड्यू टू सच इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ईडी करंट। तो यहाँ पर जो भी करंट वगैरह सर्कुलेट होगा इंड्यूस होगा उसी का नाम क्या देना है, ईडी करंट देना है, ईडी करंट। ठीक है, इस ईडी करंट को नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलेटिंग इन नेचर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये ईडी करंट की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी और ये सर्कुलेटिंग बिहेवियर के होंगे। कोई मेटालिक सरफेस होगा तो इसको सर्कुलेटिंग बिहेवियर के आएंगे और इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का हम लोग उपयोग कर सकते हैं इन वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इंडक्शन कुकर होते हैं, इंडक्शन स्टोव्स होते हैं, है ना, इंडक्शन फर्नेसेस होते हैं, फर्नेसेस। तो बहुत जगह इसके यूज़ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इस तरह से इंडक्शन थ्योरी का वहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उन सब में ईडी करंट ही आता है। और ये ईडी करंट क्यों आता है, तो इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है इसलिए होता है। तो जो भी वर्क डन होगा यहाँ पे चार्ज को एक सर्किल कंप्लीट करने में, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर है तो वो जितना भी वर्क डन होगा वो सब हीट एनर्जी के रूप में बाहर आ जाएगा और वही हीट एनर्जी आपको यहाँ काफ़ी सारे डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होंगे। और इस तरह के डिवाइसेस हैं इंडक्शन स्टोव्स, इंडक्शन कुकर्स, इंडक्शन फर्नेस, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्लोज इंटीग्रल इस तरह के क्लोज के लिए ई डॉट डी एल इक्वल टू ए डी वी बाई डी टी। इसका एप्लीकेशन हम लोग अब आगे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसी पर आधारित देखिए, जैसे क्या करेगा, एक सर्टेन रीजन दे दिया हमको, इस तरह से एक सर्कुलर रीजन दे दिया, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो डी वी बाई डी टी हमने लिखा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा, उसका जो रेट है, उसकी वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो रेट जो है इसका कुछ कांस्टेंट है, आप ले सकते हैं कांस्टेंट एंड पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक, ग्रेटर देन जीरो लिया मतलब फील्ड बढ़ती जा रही है, अगर लेस देन जीरो लेते हैं तो मतलब फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, इस तरह समझ सकते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर जो ईडी करंट्स डेवलप होंगे, मतलब कि अगर कोई मेटालिक सरफेस यहाँ पर होता तो उसके ऊपर क्या होंगे, ईडी करंट्स डेवलप होंगे। तो ये मान लो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ठीक है, वो पोजीशन जो हो गया हमारा ये सेंटर हो गया। ठीक, अब इस सेंटर हो गया ये वाला पॉइंट और इस कैपिटल आर तक जो है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो हमको इन साइड में कोई सर्कुलर रिंग के लिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ईडी करंट अगर बनता है या फिर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला हमने बताया अभी आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू ए इंटू डी वी बाई डी टी। मैग्नीट्यूड वाइज यही याद रखना है आपको और ये लगा देते हैं क्लोज इंटीग्रल के लिए ही ये वैलिड है, तो इस तरह से लगा सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेवलप होगा क्लोज इंटीग्रल में ई डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो डायरेक्शन बता दूं मैं आपको, तो देखिए क्रॉस क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस होगा वो क्रॉस को नहीं बढ़ने देगा, वो डॉट के हिसाब से इंड्यूस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर करंट डेवलप होंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई यहाँ पर ई होगी। ठीक है, तो ई डॉट डी एल, तो अब देखिए डीएल भी जो होगा, आप जब इस तरह से सर्कुलर ले रहे हैं तो डीएल का भी डायरेक्शन तो उसी तरह सर्कुलर ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल दोनों क्या होंगे, हमेशा पैरेलल हो जाएंगे, तो दोनों के बीच की एंगल जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एल, तो कॉस जीरो का टर्म आप ले सकते हैं क्योंकि ई वेक्टर डी एल वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर ऑलवेज। ठीक है, इस तरह के इंडक्शन में दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक,
तो ई उसको तोड़िए, तो ई जो होगा वो थ्रू आउट जो भी वैल्यू होगी आर इन, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस हमने लिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर इनसाइड, तो आर इन ले लिया। और ये जो भी डिस्टेंस है थ्रू आउट सब जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जो होगी वो सेम होगी। भले इसका डायरेक्शन जो है आपका वो लगातार बदलता जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी सेम होगी, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने के नाते ये बाहर इंटीग्रेशन से आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सिर्फ चलेगा, तो डीएल चलेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा टोटल लेंथ, तो 2 पाई आर इनसाइड। और एंगल की बात की हमने, ये पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, सो cos 0 ओके इक्वल टू। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होगा, तो एरिया लेना है हमको, यही एरिया क्लोज। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा, एक आर इन वाला एरिया होता है, एक कैपिटल आर वाला एरिया होता है जहां तक वेरिएशन हो रहा है। ठीक, आपको हमेशा कॉमन एरिया लेना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो छोटा वाला एरिया होता है ना, वही हमेशा ये वाले फॉर्मूले में आपको आता है, तो ये याद रखिएगा। तो पाई इंटू आर इन का स्क्वायर, क्योंकि जो ये एरिया आता है वो इसी फ्लक्स के साथ आता है, राइट। और डी फाई बाई डी टी एक्चुअली में होता है, तो जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है वो हम लोग इसी के लिए कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पाई आर इन का स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा कि दो एरिया में जो छोटा एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है, उसी को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उससे काम हो जाएगा। तो पाई इंटू आर इन का स्क्वायर हो गया, और इंटू डी वी बाई डी टी, ये मतलब अक्सर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा क्या होता है, ये नहीं होता है। जैसे बी नॉट, बी बराबर बी नॉट टाइम्स टी दे दिया, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वो बी नॉट आ गया, दैट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, एंड पॉजिटिव वैल्यू मतलब कांस्टेंट रेट से लगातार बढ़ रहा है, तो जो भी होगा वो रख देंगे, आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब जो भी कैंसिलेशन है पाई का कर दो, आई एक आर इन कट जाएगा, और इस तरह से आपका आ जाएगा cos 0 1 होता है। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो गई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो गई, आर इन बाई 2, और फिर क्या होगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से। तो अगर डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखिए, अगर डी वी बाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो E जो होगा, E इंड्यूस दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, मतलब कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता जाएगा, और इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करता है डी वी बाई डी टी आपका किस हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर ये कांस्टेंट है और जैसे भी इसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ कभी कभी पूछता है खींचने के लिए, तो मदद आएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह का आपको आ जाएगा। ठीक, आउटसाइड के लिए पूछता है, मतलब क्या कि इस रीजन के बाहर, बाहर के लिए अब पूछता है। तो जैसे हम लोग यहीं पर ये दूसरा बना रहे थे कि जैसे ये हो गया हमारा, यही कैपिटल आर हो गया, और हमारा आउटसाइड रीजन के लिए यहाँ पर पूछ लिया, क्योंकि आपको बताया कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मटेरियल रहे ना रहे, ठीक है, स्पेस में भी ये जनरेट हो जाएंगे, है ना। तो बाहर के रीजन के लिए पूछ रहा है, सो आर आउट, यहाँ के लिए कितना जनरेट होगा। अच्छा, क्रॉस फील्ड है, यहाँ भी वही नेचर लो, डी वी बाई डी टी जो हो गया ये इंक्रीजिंग नेचर का है, ये अंदर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अंदर में इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस होगा क्या, तो बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ जितना भी ये फ्लक्स वगैरह लिंक्ड है, अब ये इसके साथ तो लिंक्ड है ही, है ना, तो इसके साथ तो लिंक में है ही, तो जहाँ पर चेंज हो रहा है तो ओवरऑल इसमें जो लिंक्ड किया हुआ है उसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो होगा ही, और असर तो पड़ेगा। तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी, फिर से बाहर के लिए है और ये बढ़ रहा है क्रॉस, तो बढ़ने नहीं देगा डॉट के हिसाब से, तो फिर से वही आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेटालिक सरफेस है यहाँ पे मौजूद है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट तो चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे, आउटसाइड के लिए भी चलेंगे। फार्मूला भी वही लगना है, ई डॉट डी एल इक्वल टू ए इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, ई तो वही कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, पैरेलल वाले कंडीशन सभी भी रहेंगे, और डीएल का जो इंटीग्रेशन आएगा आप वो टोटल लेंथ 2 पाई आर आउट वो तो लिख ही दोगे। एरिया तो वही बात बच्चों याद रखिए, एरिया वही कॉमन एरिया आएगा जो छोटा एरिया आएगा। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आर वाला कैपिटल आर वाला लूँ या फिर ये स्मॉल आर आउट वाला लूँ, बड़ा वाला ये वाला एरिया लूँ, क्या लूँ, तो वही होगा। इस बार वेरिएशन तो अंदर में ही है, तो अंदर के वेरिएशन के हिसाब से ही फ्लक्स चेंज होगा। तो दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही केस में आपको होगा कि ये देखिए जो अंदर में है यहाँ फील्ड, इसके वेरिएशन के हिसाब से ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होगा, एरिया इनक्लोज। तो दोनों ही केस में क्या होता है, जो कॉमन एरिया है, जो छोटा एरिया है, वही आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कॉमन एरिया यहाँ पर क्या आ गया आपका इस बार
पाई आर स्क्वायर आ गया, तो आपको पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आर आउट नहीं लिखना है, आर आउट सिर्फ यहाँ रहेगा। और उसके बाद आपका क्या हो गया, डी वी बाई डी टी एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर भी आप कुछ कैंसिलेशन है तो उसको करें और फिर ई की वैल्यू लिखें, तो ऑफकोर्स ये क्या आ जाएगा, आर आउट बाई 2 टाइम्स, सॉरी आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर आउट, और ये क्या डी वी बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वही बात कि अगर जो रेट है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का वो अगर कांस्टेंट हुआ तो फिर जो आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो आप देखिए आर इज कांस्टेंट, डी बाई डी टी इज कांस्टेंट, टू इज कांस्टेंट, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउट ऐसा चला जाएगा। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कई बार क्या करता है कि ग्राफ को जरा सा ड्रॉ कर दिया जाए। तो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके स्ट्रेंथ की, तो वो, और इधर हम लोग आर को बढ़ाएंगे तो 0 मतलब ओरिजिन यहाँ पर थे आप। ठीक, जैसे जैसे आप आगे को जाओगे, जब तक आप अंदर में थे कैपिटल आर तक थे, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ती जाएगी, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। और जैसे ही आप बाहर आ गए, आउटसाइड आ गए, तो फिर क्या हो गया, वो कम होना शुरू हो गया और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कम होना शुरू हो गया। ये इस तरह से गिरता जाएगा वैल्यू तेजी से। ठीक है, मतलब इसको फॉलो करेगा बाहर में। ठीक, तो ई 1 बाय आर आउट, और यहाँ पर ई इनसाइड जो था डेट इज प्रोपोर्शनल टू आर इन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी जो वैल्यूज होगी वो डी वी बाई डी टी क्या दिया हुआ है उस सब पर डिपेंड करेगी, स्लोप वगैरह जो भी है आपका। तो बेसिक फार्मूला तो आपका ये रहा। तो अंदर में वेरिएशन क्या होता है, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और अगर बाहर के लिए वेरिएशंस देखें तो वो तेजी से फिर कम होना शुरू हो जाता है, और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से कम होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से डिक्रीज करता है, तो डिक्रीजेस एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो वो घट रहा है आपका इस तरह से। ठीक, और यहाँ से अंदर तक बढ़ता जाएगा। इस सेंटर पर पूछेगा तो 0 है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है, डी वी बाई डी टी अगर हम कह दें कि कम है, दोनों ही केस में मतलब घट रही है वैल्यू, घट रही है, क्रॉस घट रहा है, क्या होगा, क्रॉस घट रहा है तो क्रॉस घट रहा है तो क्रॉस घटने नहीं देगा, इंडक्शन जो हो जाएगा क्रॉस के हिसाब से हो जाएगा, डायरेक्शन जो ये आपने देखा है ये सारा का सारा डायरेक्शन आपका उलट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वो क्लॉकवाइज चलाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी क्लॉकवाइज चलाएगा। ठीक, तो अगर चीजें पलटती है तो बस डायरेक्शन में आपका अंतर आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी आपने क्या कहा, क्रॉस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो नहीं चाहेगा कम हो, तो जो भी इंड्यूस होगा यहाँ पे वो भी क्रॉस को ही के हिसाब से ही वो इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए वो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन सर्कुलर क्लॉकवाइज। और याद रखिएगा ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो चार्ज जो होता है उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव बिहेवियर का होता है, तो वो अलग नेचर का हो गया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। और ये सर्कुलेटिंग बिहेवियर का ही होता है। ठीक है, ये लूप ही बनाता है, वो लोग लूप नहीं बनाते थे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब लोग पढ़ते थे वो दैट इज ड्यू टू सम चार्ज पार्टिकल, वो पढ़ते थे, वो लूप नहीं बनाते थे, वो टर्मिनेटिंग बिहेवियर के होते थे। ये लूपिंग बनाते हैं, लूप वाले स्ट्रक्चर को ये प्रोड्यूस करते हैं, ये टर्मिनेटिंग बिहेवियर के नहीं होते। परफेक्ट सर्कुलर लूप जो है ये इसका बनेगा, इस तरह से इसकी वैल्यू हो। ठीक है, तो ये फार्मूला इसमें आपको काम आता है, ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू कॉमन एरिया, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स कहीं कहीं पूछता है तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर बच्चों देखिए, फर्दर एप्लीकेशंस में आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर मेडिकल एग्जाम या जेईई मेन एग्जाम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड। बोल देगा एक सर्कुलर एरिया है और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का वेरी कर रहा है, ठीक है। दे देगा आपको बी का वैल्यू दे देगा टाइम रेट के साथ, जैसे बी बराबर कह देगा पी नॉट टी, तो हम लोग dv बाय dt करेंगे विच इज बी नॉट एक कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट। वो ये बोलेगा टाइम के साथ आपका बी का वैल्यू जो है वेरी कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर सेंटर हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या देना है, बोलेगा क्या कि मान के चलो कई तरह से सवाल दिए जा सकते हैं। अगर इस तरह से आपको दे दिया, कहा कि इस तरह से एक स्क्वायर फ्रेम रख दिया हमने, है ना, स्क्वायर फ्रेम रख दिया, और अब हमें इन पॉइंट्स जैसे ए बी सी डी कह दो इनको, तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो जाहिर सी बात है ये जो है आपको कह दिया है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, बी नॉट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो फिर ये फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्रॉस अगर बढ़ रहा है तो फिर यहाँ डॉट के हिसाब से एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डॉट के हिसाब से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए हमेशा सर्कुलर बिहेवियर का ही होना चाहिए, ऐसे करके वो आएगा। और आपसे पूछा है कि ए पे बताइए, बी पे बताइए, सी पे बताइए, डी पे बताइए, कहीं भी बताइए इनमें से, तो क्या होगा यहाँ पे सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप अगर डायरेक्शन वाइज इसको देखेंगे, अगर ए पे पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको उस फार्मूले से आ जाएगा, और बाकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा तो ये आपका 45 सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो 45 का ये एंगल बना लेगा और उस तरह से जवाब आ जाएगा। आपको एल लेंथ दिया रहेगा, ये स्क्वायर साइड है तो एल लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका होगा। अभी अभी आपने फाइंड किया कि इन साइड के लिए यहाँ से जो इन साइड होगा तो वो रेडियस आर इन की वैल्यू यही वाली होगी, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो गौर से देखिए, अगर हम इसको पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो 2 टाइम्स आर इन जो है ये हमारा पूरा डायगोनल हो जाएगा, और वो डायगोनल एल और एल लेंथ के हिसाब से एल रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ भी तो एल ही होगा ना, एल एल तो एल रूट 2 वो वाली डायगोनल। तो आर इन जो हमारा बनेगा क्या बन गया, वो एल रूट 2 बाई 2 मतलब एल बाई रूट 2, आर इन की वैल्यू एल बाई रूट 2 हो गया, ठीक। और हमने अभी भी पढ़ा कि इसमें जो ई इनसाइड वाली बात होगी तो ये आर इन बाई 2 इंटू डी वी बाई डी टी, इस तरह के फॉर्मूले को अभी अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया है। तो बस आर इन की वैल्यू बिठा दीजिए, एल बाई रूट 2, ये पहले से 2 है तो 2 रूट 2, और डी वी बाई डी टी। अब अगर क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी वैसा कुछ दिया है जो तो बी नॉट के यहाँ पे रख देना है, तो एल बाई 2 रूट 2 इंटू बी नॉट ये हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ए पर पूछे, चाहे बी पर, सी पर, डी पर, कहीं भी पूछे, इस तरह से आप बता सकते हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया आप, जैसे मान के चलिए कि हमको ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में ही बताना है, तो ठीक है, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। बाकी आपको पता है इधर x इधर y, इधर माइनस x और इधर माइनस y, तो इधर माइनस i के हिसाब से, इधर j के हिसाब से, इधर प्लस i और इधर माइनस j के हिसाब से आप लिख सकते हैं। कंपोनेंट क्या हो सकता है, इधर दोनों कंपोनेंट माइनस में ही जाएंगे, तो e cos 45 और e sin 45j, ठीक है। और ई वैल्यू जो भी थी ये वाली अब यहाँ पे रखे, एंड तो माइनस कॉस 45 साइन 45 बराबर है 1/√2 हमने बाहर ले लिया, और ई भी है आपको दोनों में है बाहर ले लिया, और आई प्लस जे वेक्टर रहेगा, और आप ई की वैल्यू जो भी था रखिए, आप क्या था एल बाई 2√2 बाई √2 तो 2 to 4 हो गया, और इंटू बी नॉट और इंटू आई प्लस जे, है ना। तो ए पूछेगा तो ऐसे बना सकते हैं, अगर बी पूछेगा
तो यहाँ भी वही बात हो गया, 45 का एंगल है, इधर आप x में तोड़ दीजिए माइनस में और उधर पॉजिटिव y में चला जाएगा। इसको तोड़िएगा, इधर भी 45 हो गया, इस तरफ प्लस x और इस तरफ माइनस j के हिसाब से लिख देंगे। और यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो एक बार ये प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में आ जाएंगे, राइट। तो उस तरह से आप सजा सकते हैं, है ना, वैल्यूज़ को। कोई दिक्कत की बात तो नहीं लग रही यहाँ पे। तो ऐसे भी कॉर्नर्स पे आपको दिया जा सकता है। तो ये आसान पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया ही था ऐसे सिचुएशंस के लिए। अंदर में जो फील्ड डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो r/2 dv/dt के हिसाब से होगा, तो पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा, अगर इसमें ये आपसे पूछ ले कहीं पर ऑल्सो, आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे कि अब AB है या फिर AD है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से D के बीच में, वो क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। कह सकता है कोई चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पार्टिकल को हमने A से जो है यहाँ पर कहाँ पर लाया, D पर लाया। A से इस तरह से सर्कुलर पाथ के लॉन्ग भी मान सकते हैं, डायरेक्टली भी मान सकते हैं, है ना। आप लेके आए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, और W भी पूछा जा सकता है, तो वो Q इंटू वही डेल्टा V आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो खैर पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं फिलहाल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, अगर ऐसे सर्कुलर वे में कहा लाए हम लोग, तो क्या होगा। आप ये L लेंथ के हिसाब से तो नहीं लिख पाइएगा, है ना। तो ये कैसे लिखिएगा, VAD यहाँ से यहाँ तक का कैसे लिखा है ना, ठीक। तो इसकी बात करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो तो पता है हमको कि किसी भी जगह पर जो लेंगे हम लोग यही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में तो यही आने वाला है। और हम लोगों ने जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल्टा V के साथ रिलेशन मैग्नीट्यूड में, देखिएगा तो यही पढ़ा है, डेल्टा V/डेल्टा x कह लो, डेल्टा L कह लो, एक ही बात है। तो जब भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा E इंटू डेल्टा x, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। तो डेल्टा x जो है ये हमारा, ये क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यहाँ पर जो चूंकि नॉन कंजर्वेटिव का है, तो इस रास्ते से आना है, तो इसी रास्ते से यहाँ पर चलेगा। तो कितना ये चल गए हम लोग उसको देखना पड़ेगा। तो E इंटू ये वाला पाथ लेंथ, आर्क लेंथ, मतलब आर्क ऑफ AD, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आर्क लेंथ उसके हिसाब से आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए E की वैल्यू तो L/2√2 एंड B0 ये रहा, और आर्क लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसा चार अगर आप चल जाते हो तो एक कंप्लीट हो जाता है, एक कंप्लीट चलते तो आपका होता है 2πr, यही r इन, ठीक। उसका चौथा भाग आप चले हो तो /4 आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो L/0 2√2, और ये चलिए यहाँ भी कैंसिल करिए, π/2 r इन, ओके, r इन क्या था यहाँ से L/√2, ओके, ऐसा कुछ। चलिए सॉल्व करें। B0 L² पाई ऊपर में नीचे √2 से 2 बन गया, 2 2 4 2 8, आपका ये आंसर जाएगा। अगर A से D तक की बात करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, तो B0 L² π/8 इतना वोल्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर A से कहा C तक का बताइए, तो ये देखिए आप हाफ घूम गए, मैंने इसका डबल करिए, या फिर यहाँ पर आप हाफ कर दीजिए, है ना। π/r इन लिखिए, आधा पेरीमीटर आप घूम चुके हैं, उस हिसाब से लिख देना। तो जितना भी पेरीमीटर घूमेंगे, फुल घूम गए 2πr इन डायरेक्ट गुना करेंगे, तो इस तरह से आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों को अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, जो इन केस ऑफ मोशनल ईएमएफ में हम लोग पढ़े थे। मोशनल ईएमएफ में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई क्रॉस फील्ड या डॉट फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ हम लोग कोई कंडक्टर को मोशन देते हैं, तो ईएमएफ डेवलप होता है वहाँ पर उस कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब कंडक्टर एक्ट्स लाइक ए सेल, और वहाँ पर
कोई क्लोज सर्किट हो तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग पढ़े थे। इसमें एक टर्म आता है टर्मिनल वेलोसिटी, तो कई बार आपको डाउट रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो मान लीजिए इस तरह से एक रेल की पटरी बड़ी सी बनाई हुई है, पटरी रेल की पटरी की टाइप की, तो इस तरह से बनाई हुई है, और उसमें आपका तो ये सारा जो अरेंजमेंट है आपका, ये अब हम चूंकि बोर्ड पे दिखा रहे हैं तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन असल में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ये जो आर्म्स आप देख रहे हो ये इस तरह से होंगे, और ये जो रखा हुआ है आपको एक रॉड, वो सामने से ऐसा रखा हुआ होगा, है ना। जैसे कि यही है, तो ये सामने से इस तरह से आपका ये रखा हुआ होगा, और ये पटरियाँ बहुत दूर तक इस तरह से गई हुई है, काफ़ी लंबी, है ना, उस तरह से रखी हुई है। तो सामने से, है ना, इस तरह से हम लोग इसको दिखाने के लिए ऐसे दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में इस तरह से ऐसा कुछ है। और ये जो है इधर से ऐसे यहाँ पे बांधा हुआ है, यहाँ पे बांधा हुआ है, और इस तरह से कहीं दूर ले जा करके एक मास के साथ इस तरह से अटैच किया हुआ है। और ये मास अब देख सकते हैं हम, जैसे इस सिस्टम को इसको छोड़ेंगे, अगर इसको हम इधर ले जा करके उधर कहीं जा करके और फिर मास से ऐसे कर दिए, और हम इसको पकड़े हुए हैं तो ठीक है, छोड़ दिए तो क्या होगा, वो मास नीचे गिरेगा तो इसको क्या करेगा, वो खींचेगा, है ना। तो ये गिरेगा एक्सीलरेशन से, तो इसको भी एक्सीलरेशन से खींचेगा और नीचे को ले जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, इसमें मोशन आ जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ का केस बनता है यहाँ पे। और ये क्रॉस फील्ड जो है ये आपका थ्रू आउट रहेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ये कांस्टेंट है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या डील करते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यहाँ तो सिर्फ इसके एल से काम होता है, एम से तो उतना काम है भी नहीं, फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए छोड़िए यहाँ पे। तो क्या होगा ना कि ये नीचे को जाएगा, इसका एफबीडी बनाते हैं हम लोग, एम जी नीचे को काम करेगा, एक्सीलरेशन आएगा, ये कुछ आएगा, और यही टेंशन टी होगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो होगा, आप क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। तो एक्सीलरेशन है, ठीक। तो ये फोर्स लगाया इस तरह से, इधर टेंशन लगा इस पर टी, तो इधर चला, और उसकी वजह से एक एक्सीलरेशन आ गया आपके पास, एम जी माइनस टी बाई एम, आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसका जो भी एक्सीलरेशन होगा, चूंकि कनेक्टेड है तो इसका भी वही एक्सीलरेशन ए हो जाएगा, है ना। तो ए एक्सीलरेशन है इसका। अब ए है तो वेलोसिटी गेन करेगा ही, ये समय के साथ इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 भी ले लें तो u प्लस ए टी, तो v इज ए टी, और ए की वैल्यू जो होगी वो जो भी होगी यहाँ से आप जरूरत पड़ने पर आप पुट कर सकते हैं। तो टाइम के साथ हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी तो बढ़ती जाती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, इस तरह से बन जाएगा, और एक करंट जो होगा इस सर्किट में इंड्यूस हो जाएगा, राइट। और करंट जैसे इंड्यूस होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, आई करंट इसमें चलेगा। और हमें पता है कि अगर आई करंट इसमें आ गया, क्रॉस फील्ड पहले से मौजूद है, तो करंट ग्राफ में चलेंगे फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड आपको ये देखिए लेफ्ट साइड में काम करना शुरू कर देगा, राइट। और हमने ये सारी वैल्यूज को निकाला हुआ था कि एफ मैग्नेटिक क्या होगा ऐसे केसेस में, तो हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, कि एफ मैग्नेटिक बी एल वी, इस तरह की बातें हम लोग किए थे। वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी क्या है, आई डी एल क्रॉस बी वाली बात आती है, आई डी एल और क्रॉस बी वाली बात, है ना, इस तरह का बात आता है। और जो ईएमएफ डेवलप हुआ था वो ईएमएफ हमारा होता था बी एल वी, राइट। तो बी एल वी के हिसाब से ये ईएमएफ चलता था। करंट को निकालने की बात करते हैं, करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो करंट आई हो जाएगा आपका, इसमें जो आर रेसिस्टेंस है और यही आपका ईएमएफ है, तो बी एल वी ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस आर, में सारी वैल्यूज जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसमें यहाँ पर डीएल का इंटीग्रेशन ये चलेगा, तो इंटीग्रेशन डीएल का तो एल ही हो जाएगा, इसी में सिर्फ दौड़ना है, एफएम तो इसी पे काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, आई कांस्टेंट है, आई एल बी यही रखेंगे, आई को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका एफएम देखिए ध्यान से क्या बन गया, आई को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो बी एल वी बाय आर, और इंटू एक बार एल एक बार बी, फिर से मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर एंड वी बाई आर आ गया। और वी को गौर से देखिए तो क्या है, वो ए टी है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए टी बाई आर हो गया, इस तरह से।
तो जो भी एसिलेशन है वो आपका ऐसे रहेगा। और इस तो देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि एफएम जो है ना, ये भी क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ आपका यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर आपका ये एफएम जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इस वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एफएम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेफ्ट साइड लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लेफ्ट साइड लगने वाला फोर्स इस टेंशन के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों साइड लगने वाले फोर्स जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ से चला एक्सीलरेशन के साथ है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एफएम जो हो रहा है आपका वो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एफएम भी बढ़ेगा। और चूंकि v इज 80 a इंटू टी है ना, एक्सीलरेशन इंटू टाइम, तो टाइम के साथ आपका ये एफएम बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये एफएम जो है ये बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इस टेंशन जो इधर टेंशन लग रहा है वो टेंशन की वैल्यू कभी नहीं बढ़ रही है, वो फिक्स है। वो टेंशन कितना आना है भाई, वो टेंशन हम लोग चाहें तो यहाँ से आपको एक्सीलरेशन को पुट करते हुए आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो भी है वो टेंशन की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। और उस टेंशन के बराबर ये जब एफएम हो जाएगा तो अब ये फर्दर और वेलोसिटी को गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका सिस्टम का 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ऐसी हो जाएगी कि एक्सीलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब ये टेंशन और ये एफएम हो जाएगा आपस में बराबर, और ये तभी होगा जब आपका ए अगर आप 0 कर देते हो, तो फिर उस वक्त जो भी आपका टेंशन होगा वो क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त mg के बराबर हो जाएगा, और ये mg के बराबर हो जाएगा तो ये t mg और ये fm आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये वाले कंडीशन में जो वेलोसिटी ये गेन कर लेगा उस वक्त वो अब और फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, उसी को आपको कहना है टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब कि ये शुरू में 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ती गई, इस पे एफएम भी बढ़ता गया, एफएम बढ़ते बढ़ते टी के बराबर हो गया कहीं पर, तो उस वक्त जो वेलोसिटी इसने अटेंड कर ली थी ये अब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अब कोई भी एक्सीलरेशन फर्दर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वो जो वेलोसिटी उस वक्त जो भी गेन करेगा वही कहलाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको कहेंगे इफ a इक्वल टू 0 देन t इज mg एंड mg इक्वल टू fm, ये सब बराबर होंगे, एंड द वेलोसिटी अटेंड in this case will be known as, क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी, will be known as टर्मिनल वेलोसिटी। vt से आप इसको दिखा सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में क्या हो जाता है आपका, ये t इक्वल टू mg इक्वल टू fm। तो जब ये vt होगा, v इक्वल टू vt फाइनली आप लिख सकते हो, तो fm बिकम mg, तो mg b स्क्वायर l स्क्वायर एंड देन दिस v बिकम vt बाई r। तो आपका vt आप चाहो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, mg r बाई b स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं, मैंने इस सिचुएशन के लिए। यहाँ पर के सिचुएशन को अगर आप चेंज कर दोगे तो अकॉर्डिंगली जैसा भी टेंशन बनेगा उसके हिसाब से फर्दर आपका आगे का जो है वो सिचुएशन डेवलप हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये टर्मिनल vt जो हो गया कांस्टेंट होगी, क्योंकि r इज कांस्टेंट, mg इज कांस्टेंट, b l दे आर कांस्टेंट, तो आपका vt भी क्या होगा कि कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लेगा, या कह सकते हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो ये पकड़ लेगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि आसमान से जो बूंदें गिरती है बादल से बारिश के वक्त, तो वो भी क्या होता है आपका विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स लगते रहते हैं ऊपर की तरफ। तो एक समय ऐसा आता है कि वो mg नीचे का, उस जो ड्रॉपलेट है उसका मास mg नीचे का, जो ऊपर की ओर जो लग रहा है विस्कस वेलोसिटी, तो सॉरी विस्कस फोर्स, तो वो क्या होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेलोसिटी चूँकि बढ़ती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स भी और नीचे का mg बराबर हो जाता है। तो उस वक्त तक वो जितनी भी स्पीड गेन किया था उसमें फर्दर गेन नहीं होगा, और वो उसी टर्मिनल स्पीड के साथ नीचे आएगा। यहाँ भी वही टर्मिनल स्पीड आपका काम कर रहा है, शुरू में आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एफएम भी साथ में बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि इधर का टेंशन इधर का एफएम आपस में बराबर हो गया, और इस समय उसने जितनी भी स्पीड गेन की वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। और डिफरेंट केस में आपको वो vt का कैलकुलेशन करवाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल स्पीड के केस में इसका एक्सीलरेशन हो गया 0, एक्सीलरेशन 0 होने पर mg बराबर आपका t हो जाता है, और
उसके बाद आप इधर जो टी है वो FM के बराबर हो जाता है। तो उस हिसाब से टी FM mg सारे बराबर हैं। तो आप FM यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, FM को फिर mg रख लेते हैं और फिर आपका ये VT बन जाता है और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, VT के लिए ये एक बार फिर से दोहरा दूँ, FM आपने रॉड पे निकाला हुआ था, आई DL क्रॉस B का इंटीग्रेशन, आई आप देख सकते हैं आई क्या है, तो VL भी जो भी इसमें आएगा EMF इंड्यूस कांस्टेंट है, B की वैल्यू कांस्टेंट है L, और वेलोसिटी जैसी आएगी किसी इंस्टेंट में तो VL भी बाय R, इस हिसाब से वो चलेगा I की वैल्यू, और यहाँ पर आई DL क्रॉस B, तो उसमें आपका जो भी आई में वैल्यू ये है तो ये इसके यहाँ रख दीजिए, तो FM आपका आ जाएगा। और वेलोसिटी वेरिएबल होगी, बस इस बात को बताने के लिए v इज u प्लस ए टी, तो टाइम के साथ आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है चेंज होती रहेगी, है ना, बदलती रहेगी। तो इस तरह से आप कई तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन कहीं कहीं दिख जाता है, तो आपको ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही रखेंगे हम लोग। ओके, अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। और अब हम लोग कुछ ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर कॉइल्स और बहुत सारी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शंस, बहुत सारी बातें अभी और करनी है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।